नमस्कार दोस्तों। आज सुबह 24 तारीख को आपसे मिल रहा हूँ। कल देर रात मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था क्योंकि मैं एक टीवी डिबेट में भाग लेने गया था। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो कल आज भी चर्चा का विषय हैं, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरह से टाइम मैगज़ीन, जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित इंग्लिश पत्रिका है, उसमें 100 प्रभावशाली लोगों की चर्चा की गई है, उसी पर हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और बातचीत में मुद्दा ये है कि टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। ये टाइम मैगज़ीन का विषय है, लेकिन उस लिस्ट के जारी करने के बाद भारत के बारे में या यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में या उनके कार्यप्रणाली के बारे में जो टिप्पणियाँ की हैं, उस पर कुछ बातचीत, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी खबर यह है कि नेपाल में चीन के खिलाफ जो है वो विद्रोह शुरू हो चुका है, वहाँ का जन आंदोलन शुरू हो चुका है, क्योंकि नेपाल की विस्तारवादी नीतियाँ किस तरह से प्रभावी हैं, उसका एक उदाहरण, एक नमूना जो है कैसे पेश किया गया, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और तीसरी बात कि कोरोना का कहर प्रभावी है और एक केंद्रीय मंत्री जो हमारे रहे वो नहीं रहे, तो अंगड़ी साहब, उनका देहांत हो गया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोरोना प्रभावित पाए गए हैं, तो होम आइसोलेशन के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये 3-4 कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे और संक्षिप्त बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात है कि टाइम मैगज़ीन ने जो लिस्ट जारी की है, उस पर टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है और हर साल वो 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करते हैं और उन प्रभावशाली लोगों की चर्चा जो है हमारे और आपके बीच में हुआ करती है। इसलिए इस मैगज़ीन में लिस्ट में जो लोग नाम आते हैं, जिन लोगों का नाम आता है, वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, वो चर्चा का विषय होते हैं पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया गया और दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी टाइम मैगज़ीन में इस तरह से 100 प्रभावशाली लोगों में आए हैं। और वैसे तो चर्चा होती ही रहती है, और हालांकि उसमें नाम आयुष्मान खुराना का भी है, सुंदर पिचाई का भी नाम है, ढेर सारे नाम हैं उसमें, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है और तमाम कई बड़े लोग हैं उसमें। लेकिन भारत के एक बूढ़ी दादी का नाम उसमें आया है, बिल्किस, याद करिए, जो सीए आंदोलन में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और उनका भी नाम आया है। ठीक है, एक 90 साल की उम्र में होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से सीए, जिसमें कि एक अविश्वास का भाव था, हालांकि वो अविश्वास के बादल छटे हैं लोगों के, तो उसमें जो नागरिकता देने और लेने की बात पर जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, उस आंदोलन में बिल्किस दादी जो हैं वो एक तरह से दिल्ली से उस आंदोलन को, मूवमेंट को मतलब आगे बढ़ा रही थी और लगातार वो धरने पर बैठी रही, तो उनका भी जिक्र किया गया। यहाँ तक बात ठीक थी कि प्रभावशाली लोगों में बिल्किस दादी का नाम आया, प्रधानमंत्री का नाम आया, एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम आया, तमाम नाम हैं, हमें इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है। लेकिन टिप्पणियाँ जो टाइम मैगज़ीन ने की हैं वो चर्चा का विषय है। टाइम मैगज़ीन ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक इनडायरेक्ट टिप्पणी उनकी है, सीधा इस तरह से नाम नहीं लिया गया, लेकिन टिप्पणी ये है कि हिंदूवादी पार्टी भाजपा किस तरह से बहुसंख्यक समाज के लोगों के बीच संदेह पैदा कर दिया। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि चुनाव जीतने का मतलब नहीं है कि आपने लोकतंत्र की रक्षा कर दी, या वो पार्टी जो चुनाव में ज़्यादा वोट पाई, ज़्यादा उसके सांसद जीते, वो जो है वो पूरे समाज के रक्षा करने का दावा कर सकती है। ये तमाम वो टिप्पणियां हैं जिस पर टाइम मैगज़ीन ने सवाल उठाए हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या टाइम मैगज़ीन के किसी भी सर्टिफिकेट के आधार पर भारत का लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है या बढ़ेगा। ये 130 करोड़ या 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या अब हमारी हो गई है और 70 साल, मतलब 7 दशक से अधिक लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। तमाम उतार चढ़ावों को भारत की जनता ने देखा है। ऐसे में हालांकि लोकतंत्र में यह भी स्वीकार है कि कोई पत्रिका
बातें कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज पर और बहुसंख्यक समाज के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र को पर ही सवाल उठा देना, लोकतांत्रिक तौर तरीके या प्रणाली पर सवाल उठा देना, ये टाइम मैगजीन ने एक बहुत बड़ी भूल की है, जिसे टाइम मैगजीन को मानना पड़ेगा। और ये वही टाइम मैगजीन है जो अपने ही टिप्पणियों पर एक तरह से माफीनामे के तहत, हालांकि वो माफीनामा स्पष्ट नहीं करते लेकिन उसमें सुधार भी कर देते हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने एक तरह से अलगाववादी नेता के तौर पर प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। तो टाइम मैगजीन की विश्वसनीयता पर भी मेरा सवाल है, बड़ा सवाल है कि कल रात में जब ये खबर आई देर शाम, और उसके बाद जो है रात में सुर्खियां बनने लगी और आज भी अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, बड़ा सवाल ये है कि टाइम मैगजीन कोई सवाल उठा देता है, उसके आधार पर हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पर, लोकतांत्रिक तौर तरीके पर, राजनीतिक पार्टियों पर एक बड़ी टिप्पणी हो जाएगी, एक बड़ा आक्षेप हो जाएगा, एक बड़ी तारीफ हो जाएगी। ये सहज स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैगजीन इसमें सुधार भी करेगा, क्योंकि जिस तरह से एक बहुसंख्यक समाज पर इनडायरेक्ट टिप्पणी की है, अर्थात हिंदूवादी या हिंदूवाद को जिस तरह से नकारा गया है, एक बड़ा सवाल उठता है। टाइम मैगजीन में ये जो लेख लिखने वाले, हालांकि ये एडिटर की तरफ से भी टिप्पणी की गई है, जो वहाँ के एडिटर इन चीफ हैं उनकी तरफ से टिप्पणी की गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि एक एडिटर के तौर पर टिप्पणी करने वाले या लेखक के तौर पर टिप्पणी करने वाले 137 करोड़ जनता के साये में, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, उनके साये में पल बढ़ रहे लोकतंत्र पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिल्किस दादी 100 प्रभावशाली लोगों में आई, ठीक है, उस पर लेख लिखा जा सकता है, बड़ी कुछ बातें कही जा सकती हैं, लेकिन असहमति इस बात पर है कि टाइम मैगजीन भारत के लोकतंत्र पर इतना बड़ा सवाल उठा कैसे सकता है। और लोकतंत्र पर ही सवाल उठाना हुआ क्योंकि हम बीजेपी का पक्षधर नहीं है या बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी कहना या बहुसंख्यक समाज के नाम पर राजनीति करने वाले किसी नेता को इतना नीचे गिरा देना, ये जो पैमाना है, जो स्केलिंग है टाइम मैगजीन का, उससे असहमति है। और मेरा जो एक अनुभव कहता है कि टाइम मैगजीन हो सकता है कि समय दर समय इस लेख को किसी अन्य लेख के माध्यम से सुधारने की भी कोशिश करे। तो एक ये बात हुई कि टाइम मैगजीन ने अपने प्रोपेगेंडा लेख में भारत के एक राष्ट्रीय पार्टी पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री की बड़ी जीत के बावजूद जिस तरह से सीए आंदोलन को, ऐसा उसमें बताया गया है कि सीए आंदोलन को जबरन दबाया गया है और कोरोना ना होता तो ये आंदोलन और फैलता। क्या टाइम मैगजीन के लेखक या वहाँ के जो एडिटर हैं वो यही चाहते हैं कि भारत में किसी न किसी मुद्दे पर इस तरह से एक विरोध का आंदोलन होता रहे और भारत जो है अराजकता की स्थिति में रहे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह के पत्र पत्रिकाओं की विश्वसनीयता और उनके लेखों के पीछे की जो सोच होती है वो सहज समझा जा सकता है। तो सीए विरोध के नाम पर जो कुछ भी देश में हुआ उस पर तो टिप्पणी टाइम ने नहीं की, लेकिन टाइम मैगजीन को ये लगा कि वहाँ पर एक अल्पसंख्यक आबादी को दबाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले टाइम मैगजीन के खिलाफ एक जनमत बनना चाहिए या नहीं। ये तो बात हुई टाइम मैगजीन की, प्रभावशाली लोगों के लिस्ट की और टाइम मैगजीन द्वारा किए गए टिप्पणी की। आप भी इस पर अपनी बात रखिए कि टाइम मैगजीन की ये टिप्पणी कितना उचित है। अब हम आते हैं उस दूसरे मुद्दे पर। जैसा कि मैं आपसे बराबर कहता रहा हूं कि नेपाल चीन के गोद में खेल रहा है, लेकिन यही नेपाल एक दिन मुश्किलों में आएगा। और नेपाल की चर्चा हम बार बार इसलिए करते हैं कि नेपाल और भारत में रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारी सीमाओं पर एक दूसरे का दाखिल होना ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, कोई बड़ा जुर्म नहीं माना जाता। हालांकि अब उसमें कुछ न कुछ बाउंड्रीज या कुछ न कुछ रोक की स्थिति बन रही है। बावजूद उसके उसी नेपाल में चीन ने जिस तरह से अधिग्रहण करने की कोशिश की है, जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, गुमला एक स्थान है वहाँ पर जो चीन से सटा हुआ है, वहाँ पर चाइनीज़ एंट्री करते हैं उस एरिया में जो कि नेपाल का है, और वहाँ पर वो 11 से अधिक बिल्डिंग्स
का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसमें वहाँ की आर्मी के लोग भी रहने लगते हैं। इसके विरोध में नेपाल में प्रदर्शन हुए हैं और सीधे सीधे कहा गया है कि नेपाल की विस्तारवादी नीतियों का चीन की विस्तारवादी नीतियों का नेपाल विरोध करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के भारत की जो परेशानी है कि नेपाल विस्तारवाद के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और एक गलतफहमी का शिकार हो गया है कि दुनिया का पुरोधा है। इसी के तहत भारत के पड़ोसी देशों को वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। पहले उन्हें लोन देता है और उसके बाद उनके जमीन पर जबरन कब्जा करता है। ये नेपाल के एक चीन की एक राष्ट्रीय सोच बन गई है। इस सोच पर बड़ा सवाल है, जिसको कि प्रधानमंत्री जब ईस्टर्न लद्दाख गए थे और वहाँ के जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ के जवानों को जब संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि विस्तारवाद का जमाना नहीं, ये विकासवाद का जमाना है। और अभी यूएन में परसों ही जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो विस्तारवाद के रास्ते पर आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, ये उनका खैर भय है, क्योंकि षड्यंत्रकारी चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से गलवान घाटी से लेकर के पैंगोंग तक जो है चीनी सैनिक मार खा रहे हैं भारत से, तो ये भारत को पटाने की कोशिश या उनको शांत करने की भारत की जो कुछ एग्रेसिव है इस समय सेना, उसको शांत करने का एक तरीका है। अदरवाइज चीन विस्तारवाद के ही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो ये दो बड़ी खबर थी कि नेपाल में भी विरोध चीन के खिलाफ शुरू हो गया है। श्रीलंका मान ही रहा है कि चीन से लोन लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब चीन के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार हो रहा है भारत के उन पड़ोसी राष्ट्रों में, जिन्हें लोन देकर के वो एक तरह से विस्तारवाद के तहत अपने अधीन कर लेना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान चाहकर भी चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सीपेक के नाम पर उसने चीन को बहुत कुछ दे दिया है। तो लेकिन विरोध की आग वहाँ भी फैलेगी और जिस तरह से विपक्षी दल वहाँ पर एक हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी देर सवेर चीन के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन जाएगा और बनेगा। और उस स्थिति में ये सारे देश जो आज भारत के खिलाफ चीन के कहने पर सरगर्म हैं, उनको इस बात को याद आएगी कि किस तरह से भारत ने चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया और उसे रोकने की कोशिश की। हम तीसरी खबर पर आते हैं और तीसरी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री आंगड़ी का निधन हो गया है कोरोना से। 62 साल की उम्र में ही कल अर्थात बुधवार को उनका निधन हुआ और कोरोना पॉजिटिव थे। 62 साल की उम्र में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एक दुखद निधन, और एक वरिष्ठ सांसद भी थे, 4 बार सांसद रहे और केंद्र में मंत्री थे। और दूसरी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के कोरोना की स्थिति भी भयावह है और 7 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री ने कल मीटिंग में भी कई ऐसी बातें कही हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर बहुत ही सघन जांच करने की ज़रूरत है। देखिए, जांच पर ही अभी कोरोना का सारा मामला और उसको कंट्रोल करने का तौर तरीका देखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी कोई मुकम्मल वैक्सीन का इलाज नहीं हो पाया, इजाद नहीं हो पाया है। तो जब तक कोई मुकम्मल वैक्सीन नहीं आता है तब तक ये स्थितियाँ बनी रहेंगी और इन स्थितियों को देखते हुए कोरोना अभी भी हमारे लिए, मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस पर भी हमें गौर करना होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है। अनलॉक 4 के बाद की स्थिति ये है कि पूरे देश में लगभग सामान्य स्थिति आ चुकी है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी भी कोरोना हमारे लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि इस समस्या के चलते ही अभी भी आर्थिक और सामाजिक गतियाँ 100% पटरी पर नहीं आ सकी हैं। और इसका ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जो है अभी नॉर्मलसी की तरफ नहीं आ पाई है। सामाजिक स्थिति में बार बार इसलिए चर्चा करता हूँ कि अभी छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पूरे देश की ये स्थिति है। कुछ राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि इस तरह से बच्चों का स्कूल खोलना अभी कतई एक वाइज डिसीजन नहीं है, एक समझदारी पूर्ण डिसीजंस नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये संक्रमण बच्चों में भी ज़्यादा फैला, क्योंकि ज़्यादातर 50 की उम्र के बाद लोग संक्रमित हुए हैं और अगर उससे कम एज के लोग संक्रमित हुए हैं तो उनके ठीक होने का रेट भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि रेट जो है, रिकवरी रेट भारत में पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छा रहा है।
वो लगभग 88% को पार किया गया है। तो एक तरह से डिस्टिंक्शन की स्थिति में भारत जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। और अमेरिका को भी रिकवरी रेट में अमेरिका को भी भारत ने अब पीछे छोड़ दिया है। तो रिकवरी भारत में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है 55 लाख कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं हो पाया है। जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं टेस्ट के बाद, तो आपका सिम्टम के आधार पर इलाज किया जाता है, लेकिन उससे कोरोना ठीक ही हो जाएगा ये नहीं है। वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस तरह से कई ऐसे सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिशें की जाती हैं, और उसमें अगर ठीक हो जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है, अन्यथा सब कुछ भगवान भरोसे होता है। तो जो प्रकृति का प्रकोप कोरोना के रूप में इस समय प्रभावी है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करें और अपने आप को अभी भी सीमित करें। सड़कों पर निकलने से पहले या आम मार्केट में जाने से पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और अपने आप को, अपने घर के इर्द गिर्द वातावरण को साफ सुथरा रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और सबसे अधिक कि जब भी घर में आप प्रवेश करें तो साबुन का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त और सारी बातें फिलहाल कोरोना के संदर्भ में जो कुछ भी हैं वो प्रतिरोधक हैं। अगर आप कोई दवा खाते हैं, कोई देसी इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होती हैं। लेकिन अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो निश्चित रूप से आपको सिम्टम के आधार पर दवा दी जाएगी और आप ठीक हो जाते हैं तो बेहतर, अन्यथा सब कुछ प्रकृति पर, ईश्वर पर छोड़ना होगा। तो जो महामारी इस स्थिति में है उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अभी भी बचाव ही एक बड़ा तरीका है। और ये देखने में आया है कि लोग नॉर्मल लाइफ में जा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि कोरोना से अभी लड़ना है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के साथ अब हम विराम लेते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जा करके उसे सब्सक्राइब करिए, और खबरों के लिए उसे जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।